कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर आएगी, जहाँ रिश्तों की शक्लें बदल जाएंगी और सच की परछाइयाँ भी डराने लगेंगी। लेकिन उस वक्त जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। मुझे आज भी याद है, उस दोपहर की हल्की धूप में जब पहली बार मैंने इस हवेली का दरवाज़ा पार किया था। माँ कहती थी, बेटी का ससुराल उसका दूसरा जन्म होता है। और उस दिन सच में लगा कि एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। मेरे पति अर्जुन सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का और सास ससुर, खास तौर पर बाबूजी यानी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, घर के मुखिया जिनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। बड़ी भाभी शालिनी भाभी पहले दिन से ही बहुत प्यार से मिली। उनके अंदाज में एक अलग सा आत्मविश्वास था, जैसे वो इस घर की रानी हो, और शायद थी भी। बाबूजी का उनसे अलग ही रिश्ता था। मैं तब नहीं समझ पाई, पर अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत कुछ साफ नजर आता है। शुरुआती दिन खुशनुमा थे। मैं हर काम को पूरे मन से सीखने की कोशिश कर रही थी। सुबह की चाय से लेकर रात की दाल में तड़का लगाना तक सब कुछ। अर्जुन अक्सर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते, लेकिन जब भी वक्त मिलता वो मुझे पढ़ने लिखने, खुद को समझने का हौसला देते। पर एक बात धीरे धीरे खटकने लगी। भाभी और बाबूजी के रिश्ते में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। कभी कभी मैं किचन में होती और अचानक उनको साथ देखती। भाभी की मुस्कान, बाबूजी की आंखों की चमक, कुछ तो अजीब था। मैंने खुद से कहा, शायद मेरा वहम हो, ये लोग इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही रिश्ता हो किसी ससुर और बहू के बीच। लेकिन मन की शंका यूं ही नहीं जाती, और यहीं से शुरू हुआ मेरा सफ़र, सवालों, जवाबों और उस सच्चाई की तलाश का जो इस पूरे परिवार की जड़ें हिला देने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि जिस घर को मैंने अपने सपनों का मंदिर समझा, वहाँ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मेरी आस्था को ही दांव पर लगाने वाले हैं। कभी कभी रिश्ते मुस्कान की ओट में खामोशी से टूटते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। शादी को कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। अर्जुन अपने ऑफिस के काम में उलझे रहते और मैं घर के कामों में। पर जब जब बाबूजी और भाभी साथ दिखते, मेरे दिल में सवाल उठते। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। एक दिन मैंने देखा कि भाभी देर रात तक ड्राइंग रूम में बैठी थी और बाबूजी भी वहीं थे। मैं पानी लेकर गई तो दोनों अचानक चुप हो गए। उनकी नज़रों में एक ऐसा संकोच था जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। दूसरे दिन सुबह मैंने जब किचन में भाभी से पूछा, भाभी आप रात को इतनी देर तक जाग रही थी, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वो मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान ठहरी नहीं, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती चेहरे पर चिपका दिया हो। फिर एक दिन मैंने भाभी को बाबूजी के कमरे से निकलते देखा। वो वक्त सुबह का था, जब बाबूजी आमतौर पर अकेले पूजा करते हैं। भाभी चुपचाप बाहर निकली, पर उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मैंने अर्जुन से एक दो बार इसके बारे में जिक्र भी किया, लेकिन उसने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है राधा। भाभी और बाबूजी तो एक ही घर में इतने सालों से हैं, उनका रिश्ता आदर का है। मैं चुप रह गई। शायद सचमुच मेरे मन में ही कोई भ्रम था। पर उस रात जब मैंने बाबूजी को भाभी के कमरे में देखा, दरवाज़ा भले ही पूरा बंद नहीं था, पर जो देखा उसने मेरी पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वो कोई आदर या औपचारिक रिश्ता नहीं था, वो कुछ ही और था। भाभा बेड पर बैठी हुई थी और बाबूजी उन्हें धीरे धीरे छू रहे थे। मैं कांप गई, अपनी आंखें झुका लीं और धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कभी कभी इंसान सच्चाई से नहीं डरता, पर उस सच्चाई को देखने की हिम्मत नहीं होती, और उस रात मेरी हिम्मत पहली बार टूटी थी। मैं सारी रात सो नहीं पाई। दिल दिमाग दोनों लड़ रहे थे। क्या सच में ये वही भाभी हैं जिन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह अपनाया था? और क्या मेरे ससुर एक पिता की जगह लेने वाले इंसान, क्या वो? मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनती जा रही थी, और मैंने फैसला किया, अब मुझे जवाब चाहिए थे। कुछ औरतें घर बसाने आती हैं और कुछ घर को मोहरा बना लेती हैं अपनी ख्वाहिशों की बाजी जीतने के लिए। शालिनी भाभी उन्हीं में से थी। उस दिन के बाद जब से मैंने उन दोनों को साथ देखा था, मेरे मन में कोई भ्रम नहीं रहा। अब मैं हर चीज़ को नए नज़रिए से देखने लगी थी, और जब देखने का तरीका बदल जाए तो वही बातें जो पहले मामूली लगती थीं अब सीधा सीना चीरने लगती हैं। भाभी का हर कदम अब साफ दिखता था, कैसे वो धीरे धीरे पूरे घर पर अपनी पकड़ बना रही थी। वो सिर्फ बड़ी बहू नहीं थी, अब तो घर के हर फैसले में उनकी राय ज़रूरी होने लगी थी। बाबूजी भी उनका पक्ष लेते, चाहे बात सही हो या गलत। विक्रम भैया, उनके अपने पति रोज दिन भर बिजनेस के चक्कर में रहते, और शालिनी भाभी भी अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढ चुकी थी। शालिनी भाभी को अब शायद विक्रम भैया की ज़रूरत ही नहीं रही थी। उनका ध्यान अब कहीं और था, या यूं कहूँ किसी और पर था।
यानी कि बाबूजी पर। मैंने कई बार देखा भाभी बाबूजी को अलग अलग मामलों में सलाह देती, उनके दस्तावेजों को पढ़ती और उनके साथ बैठकर जायदाद की बातें करती। एक दिन तो मैंने उन्हें बाबूजी के कमरे में कुछ कागज़ों पर दस्तखत करवाते भी देख लिया। जब मैंने नज़दीक जाने की कोशिश की, उन्होंने फ़ौरन कागज़ छुपा लिए। उस रात मैंने हिम्मत करके अर्जुन से दोबारा बात की। अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाभी कुछ ज़्यादा ही करीब हो गई हैं बाबूजी के? वो चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, राधा, मैं जानता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन ये बात कहनी आसान नहीं है और सुननी तो उससे भी मुश्किल। उसकी आवाज़ में दर्द था और बेबसी भी। पहली बार लगा कि हम दोनों एक ही सवाल से लड़ रहे हैं, बस अकेले। अब ये सिर्फ मेरा डर नहीं था, अब ये हमारा यकीन बन चुका था कि भाभी की नज़र सिर्फ इज्जत पर नहीं, इस पूरे घर की जायदाद पर भी थी। भाभी ने धीरे धीरे बाबूजी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। अब वो जो कहती वही होता। किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक, नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक, सबको एहसास होने लगा था कि इस घर में असली मालिक अब वही है। और शायद उन्हें ये मंजूर नहीं था कि कोई और इस घर में उनकी जगह ले, खासकर मैं। अब ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, ये एक खेल बन गया था, लालच, झूठ और धोखे का, जिसमें मोहरे हम सब थे और खिलाड़ी सिर्फ एक, शालिनी भाभी। कभी कभी लोग चुपचाप हमारे खिलाफ जाल बुनते रहते हैं और हमें तब पता चलता है जब हम उस जाल में बुरी तरह उलझ चुके होते हैं। सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा था। शालिनी भाभी और बाबूजी के बीच की नज़दीकियाँ अब सिर्फ छुपी नज़रें नहीं थीं, वो अब बेझिझक कमरे दर कमरे चलने लगी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि घर का कोई कुछ कहता नहीं था। शायद डरते थे या शायद आदत हो गई थी। मैंने एक दिन सुना, भाभी नौकरानी से कह रही थी, अब राधा को उसकी जगह दिखानी होगी, बहुत सीधी बनती है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी यहाँ। दिल धड़क उठा। क्या अब मेरी बारी थी? शुरुआत बड़ी चालाकी से हुई। पहले कुछ छोटी छोटी बातें, किचन का सामान गायब, मेरी चप्पल टूटी हुई मिली, कमरे की अलमारी में कपड़े उलझे हुए। मैंने सोचा शायद मेरी ही लापरवाही है, लेकिन फिर एक दिन मेरे नाम का एक लिफाफा मेरे ससुराल के बाहर पहुंचा, बाबूजी के ऑफिस में। उसमें लिखा था कि राधा का चाल चलन ठीक नहीं है, शादी से पहले उसके किसी से संबंध थे। वो चिट्ठी गुमनाम थी पर इरादे बहुत साफ थे। बाबूजी ने घर आकर एक लंबी मीटिंग बुलाई। सब बैठे और फिर उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, क्या ये सच है राधा? मुझे काटो तो खून नहीं। सबकी नज़रें मुझ पर थीं। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस सवाल थे। नहीं बाबूजी, मैंने मजबूती से कहा, ये सब झूठ है, कोई मुझे बदनाम करना चाहता है। भाभी ने तुरंत कहा, ऐसे इल्ज़ाम कोई खाली नहीं लगाता, ये कुछ तो होगा। उनकी मुस्कान उस दिन जहर सी लगी मुझे। अब बात मेरी इज्जत की थी, मेरे वजूद की थी। मुझे तोड़ने की कोशिश हो रही थी ताकि मैं खुद ही हार मान लूं। अर्जुन ने उस दिन मेरा साथ दिया, लेकिन मैं जानती थी ये साजिश अभी रुकी नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। अब मुझे यकीन हो गया था भाभी और बाबूजी मिलकर मुझे इस घर से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद मुझे सिर्फ बदनाम नहीं करना चाहते बल्कि मिटा देना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं थी, मैं उनके खेल की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी और मैं जानती थी मुझे चुप रहकर मर जाना मंजूर नहीं था, लड़ना होगा हर हाल में। साजिश जब कागज़ पर उतर आए तो उसका जहर और गहरा हो जाता है और इस बार उन्होंने मुझे ही मोहरा बना लिया था उनके सबसे बड़े खेल में। कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आंधी से पहले की खामोशी। लेकिन मैं जानती थी ये चुप्पी सिर्फ एक झूठा पर्दा थी जिसके पीछे कुछ बड़ा पक रहा था। फिर एक दिन घर में अचानक हलचल मच गई। बाबूजी ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया, वकील भी आए थे। सबको लगा कोई ज़रूरी पारिवारिक फैसला होगा और फिर बाबूजी ने जो कहा सुनकर सब सन्न रह गए। मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी ज़मीन जायदाद राधा के नाम कर रहा हूँ। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। शालिनी भाभी की आंखों में जो जहर मैंने देखा वो किसी और ने शायद नहीं देखा होगा। विक्रम भैया कुछ बोल नहीं पाए, अर्जुन भी अचकचा गया। मैंने खुद से पूछा, क्यों मैं? बाबूजी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राधा इस घर की सबसे ईमानदार और जिम्मेदार बहू है। मैं चाहता हूँ कि ये घर उसके भरोसे पर टिका रहे। शब्द सुंदर थे पर उनकी आंखों में जो चमक थी वो सच्ची नहीं थी। कभी कभी तोहफे जहर में डूबे होते हैं और ये वसीयत भी एक ऐसा ही तोहफा थी। उस रात मैंने अर्जुन से कहा, ये सब बहुत अजीब है, मुझे नहीं लगता बाबूजी अचानक इतना बदल सकते हैं, ज़रूर इसके पीछे कुछ और है। अर्जुन भी उलझन में था। हम दोनों ने मिलकर धीरे धीरे वकील और कागज़ों की जांच शुरू की। कुछ दस्तावेजों की कॉपी चुपचाप मंगाई और वहीं से हमें पहला सुराग मिला।
वसीयत में एक क्लॉज लिखा था कि अगर राधा किसी भी कारण से घर छोड़ती है या मानसिक रूप से अस्थिर घोषित होती है तो संपत्ति स्वतः बड़ी बहू को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी शालिनी भाभी के नाम। यानी अगर मुझे घर से निकाल दिया जाए या मुझे पागल साबित कर दिया जाए तो सब कुछ शालिनी भाभी के पास चला जाएगा। अब मुझे समझ आ गया था, ये नाम नहीं एक जाल था और मैं उस जाल की केंद्र बिंदु थी। अब मुझे सतर्क रहना था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगला वार शायद मेरी हदों से बाहर जाने वाला था। सच को जितना भी छुपा लो वो एक न एक दिन उजाला ढूंढ ही लेता है, और इस बार मैंने खुद उस उजाले की तरफ कदम बढ़ाया। वसीयत के बाद से भाभी और बाबूजी में एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन उनकी आंखों में डर था और शायद गुस्सा भी। उन्हें लगने लगा था कि उनका प्लान अब आसानी से काम नहीं आएगा। और यहीं से शुरू हुआ मेरा सफ़र सच की तलाश का। मैंने सबसे पहले नौकर चाकरों से बात करनी शुरू की, चुपचाप धीरे धीरे। एक दिन पुराने माली रामदीन ने कहा, बहू जी, हम तो नौकर हैं पर कुछ बातें आंखों से छुपती नहीं। बड़ी बहू कई बार बाबूजी के कमरे में आधी रात को आती थी और कई बार बाबूजी उसके कमरे में जाते थे। सबने देखा है पर कौन बोले। मैंने ये बात रिकॉर्ड कर ली। सबूत का पहला टुकड़ा मेरे पास था। अर्जुन ने भी अब खुलकर मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर भाभी के कमरे में एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस रख दी और 2 दिन बाद ही वो आवाज़ें हमारे कानों में गूंज उठी। भाभी बाबूजी से कह रही थी, अब और देर मत करो राजेंद्र, ये राधा बहुत चतुर है। एक बार उसे पागल घोषित करवा दो, फिर सब मेरे नाम कर देना। उसके बाद जो चाहे करेंगे हम दोनों। मुझे सुनकर डर भी लगा और गुस्सा भी। मैं कांप गई, पर यह वक्त डरने का वक्त नहीं था। अर्जुन ने सारी रिकॉर्डिंग, सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए और एक वकील से सलाह ली। वकील ने कहा, आपके पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन इस मामले को अदालत में ले जाना होगा और पूरे परिवार के सामने सच लाना होगा। अब बात मेरी इज्जत की नहीं थी, ये मेरी इंसानियत, मेरे आत्मसम्मान और उस भरोसे की लड़ाई थी जो मैंने इस घर पर किया था। हमने एक फैमिली मीटिंग रखवाई, इस बार पूरी योजना बनाकर। वहाँ सब थे, बाबूजी, भाभी, विक्रम भैया, कुछ रिश्तेदार और हमारे वकील। मैंने चुपचाप वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। शालिनी भाभी की मुस्कान गायब हो गई। बाबूजी की आंखें झुक गईं। विक्रम भैया की आंखों में घृणा थी, अपनी ही पत्नी और पिता के लिए। जिस सच को सबने जानकर भी अनदेखा किया था, आज वो जोर से चीखने लगा था और सब खामोश थे। सच सामने आ जाने के बाद भी कई बार इंसाफ पाने के लिए हिम्मत से लड़ना पड़ता है, और इस बार मैं लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पूरा घर जैसे बिखर गया था। रिश्तों की जो परतें सालों से सजी हुई थीं, वो एक झटके में गिर गईं। भाभी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब चालाकी नहीं, सिर्फ हार थी। विक्रम भैया ने भाभी से मुंह मोड़ लिया, तुमने मेरी माँ जैसी बहू के साथ ये किया, और पापा आपने भी। उनकी आवाज़ कांप रही थी पर शब्द ठोस थे। बाबूजी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने सिर्फ एक बात कही, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं अदालत में जाकर ही इसे पूरा मानूंगी। हमने केस फाइल कर दिया। भावनात्मक उत्पीड़न, चरित्र हनन और संपत्ति का दुरुपयोग करने का मामला। मीडिया में बात फैली और समाज में भी हलचल मच गई। बाबूजी कोर्ट में झुके हुए खड़े थे, उनके चेहरे की कठोरता पिघल चुकी थी। अदालत ने उनके और शालिनी के खिलाफ सख्त टिप्पणी दी। वसीयत को रद्द किया गया और दोनों पर जुर्माना भी लगा। लेकिन मेरे लिए असली न्याय अदालत से नहीं मिला, वो मिला अर्जुन की आंखों में, जब उसने कहा, तुमने जो सहा, जो सहकर भी टूटी नहीं, वो किसी और के बस की बात नहीं थी। मुझे तुम पर गर्व है राधा। मैंने ये लड़ाई सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ी थी, ये हर उस औरत की लड़ाई थी जो चुप रहती है, सहती है, पर कभी बोल नहीं पाती। शालिनी भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा। बाबूजी अब अकेले अपने कमरे में रहते हैं, शांत, खामोश और शायद पछतावे से भरे हुए। और मैं अब सिर्फ बहू नहीं हूँ, मैं इस घर की वो आवाज़ हूँ जो अब कभी खामोश नहीं होगी। अगर राधा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आप भी कभी ऐसी सच्चाई से गुजरे हैं? और ऐसी ही सच्ची भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।